रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह का वक्त था। शोभा चाय बना रही थी। तभी मनीषा उसके पास आकर बोलती है, मम्मी मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, 5,000 रूपए दे दीजिए। इतने ज्यादा पैसे? लेकिन कॉलेज की फीस तो इतनी ही होती है। अच्छा ठीक है तनीषा, ये ले। और मनीषा कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? मनीषा तो आपके सामने खड़ी है। आज पहले उठ गई तभी तो फायदा उठा रही हूँ। हाँ मम्मी, वो तो अभी तक घोड़े बेच के सो रही है। जा जल्दी, उसे भी उठा दे। कॉलेज तेरे साथ ही तो जाएगी वो। हाँ मम्मी, मैं बोल देती हूँ। इतना बोलकर मनीषा चली जाती है और 2 मिनट बाद तनीषा शोभा के पास जाकर अपनी कॉलेज की फीस के पैसे मांगती है। गुस्से में शोभा उसे देखते हुए बोलती है, अभी 2 मिनट पहले तो तू आई थी, अब फिर से 5,000 दूं तुझे? पागल हो गई है क्या? माँ, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ। कब दे दिया आपने मुझे पैसे? अभी खींच कर एक रैप्टा लगाऊंगी। सुबह सुबह मेरे से मजाक मत कर। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। ओहो, मैं अब समझी। आपके पास जरूर मनीषा आई होगी। आपने उसे पहचाना भी नहीं, वो मेरे पैसे लेकर चली गई। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मनीषा हमेशा लेट उठती है, आज इतनी जल्दी कैसे तैयार होकर आ गई? माँ, आज वो सुबह 5 बजे से उठी हुई थी। इसी बात का फायदा उठाया है उसने। आने दे उसे, मैं बताती हूँ। तेरे जैसे कपड़े पहनकर आई और मैं काम में लगी थी, बस इसी बात का फायदा उठाकर ले गई वो। तनीषा पूरे घर में देख कर आती है। मनीषा कहीं नहीं मिलती। ये बात वो अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे लगता है वो कॉलेज चली गई है। मैं भी जाती हूँ, वही मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से जाइयो। ये बोलकर वो कॉलेज पहुँचती है और उसकी फ्रेंड से मनीषा के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद उसकी दोस्त रिया कहती है, तुम्हारी बहन मनीषा ऊपर वाली कैंटीन में बैठी है। आज तो उसने पार्टी दे दी हम सबको। कौन सी पार्टी? कैसी पार्टी? अरे उसकी बर्थडे पार्टी। वो कह रही थी मैं तुम सबको पार्टी नहीं दे पाई, इसलिए अब दे रही हूँ। उसके बर्थडे की पार्टी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा बर्थडे तो एक साथ आता है और अभी उसमें 4 महीने बाकी है। ये लड़की मेरे फीस के पैसे उड़ाई जा रही है। इससे पहले ये सारे पैसे उड़ा दे, मुझे इस तक पहुंचना होगा। इतना बोलकर वो मनीषा के पास पहुंचती है और उससे कहती है, मनीषा, क्या कर रही है तू? ये तू पागल हो गई है? मेरी कॉलेज के फीस के पैसे लुटाए जा रही है। अच्छा, तो तू आ गई और तुझे पता चल गया। पहले तो तू तमीज से बात कर, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं। 6 मिनट पहले हो गई तो इसका मतलब तो बड़ी नहीं है। आया समझ में? जुड़वा है हम तो सब कुछ बराबर का है। ये ले पकड़ 3,000 रूपए। 2,000 रूपए पार्टी में लग गए। बेटा, पैसे तो तू ही देगी, चाहे फिर तेरी पॉकेट मनी से ही क्यों न लेने पड़े। मैं जब दूंगी तब ना। चिल बेबी, मम्मी से कहकर ले लूंगी। दोनों लड़ ही रही होती है कि उसकी फ्रेंड रिया वहाँ आकर बोलती है, अरे तुम में से मनीषा कौन है और तनीषा कौन है? समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है, गेस कर। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। अरे तनीषा को देख और मुझे देख। इसके होठों के ऊपर तिल है और मेरे होठों के नीचे तिल है। वैसे गलती तेरी नहीं है, कभी कभी हमारे घर वाले भी धोखा खा जाते हैं और आज तो मैंने मम्मी को ही पागल बना दिया। देख रिया, जरा भी शर्म नहीं आ रही इसको। भला ऐसे कोई करता है? इसके बाद दोनों अपनी कॉलेज क्लास लेने के लिए चली जाती हैं और शाम को एक बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद में तनीषा बोलती है, अरे यार 5 बज गए, अभी तक बस नहीं आई। अरे बस है वो, मेट्रो नहीं है जो टाइम से आकर तेरे लिए खड़ी हो जाएगी। अरे तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? जब देखो फालतू में लड़ती रहती है, तो तू भी लड़ा करना। तुझे किसी ने मना किया है क्या? खामखा आज्ञाकारी बनकर घूमती है। अरे फायदा ले ले अपनी जिंदगी का, कोई जरूरत नहीं है, तू ही काफी है। दोनों झगड़ने लगती हैं कि रिया स्कूटी पर आती है और मनीषा उसी के साथ में चली जाती है और बेचारी तनीषा को बस का वेट करते हुए आधा घंटा बीत जाता है। तभी एक चोर आकर उसके पर्स पर झपट जाता है, लेकिन तनीषा अपने पर्स को बचाते हुए बोलती है, छोड़ छोड़ मेरा पर्स, वरना तुझे बहुत मारूंगी। तभी वहाँ एक शुभम नाम का लड़का आकर उसकी हेल्प करता है और उस चोर को मार मार कर भगा देता है, जिसके बाद में वो उसे बोलता है, ये लीजिए आपका पर्स। आप ठीक तो है ना? उसने कुछ किया तो नहीं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? अरे कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए अंधेरा होने को आया है, आप मेरे साथ सेफ रहेंगी, आई प्रॉमिस। शुभम की बात मानकर
तनीषा उसके साथ बैठ जाती है और वो उसे घर पर ड्रॉप कर देता है। अगले दिन भी उसी बस स्टॉप पर शुभम तनीषा का वेट करता है। कुछ देर बाद में तनीषा वहाँ आती है और वो उससे बातचीत करने लगता है, जिसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करता है। ये सिलसिला काफी हफ्तों तक चलता है। ऐसे ही एक दिन तनीषा को बुखार आता है और वो कॉलेज नहीं आती। उस दिन रिया भी कॉलेज नहीं आई थी और मनीषा बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ शुभम आता है और उसका हाथ प्यार से पकड़कर बाइक पर बैठने को कहता है। तभी मनीषा गुस्से में बोलती है, ओ हेलो भैया, कौन हो तुम? मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मजाक कर रही हो ना तुम? चलो आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज रखा है, चलो। अबे ओ साले, पागल हो गया है क्या? फालतू में चेप हो रहा है मेरे। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरा कोई भी सरप्राइज वरप्राइज। एक बार में कल्टी हो जाए यहाँ से, वरना मेरा पारा हाई हो गया ना तो तुझे यहीं ढेर कर दूंगी। यार तुम कैसे बातें कर रही हो अपने बॉयफ्रेंड से? ऐसे थोड़ी होता है। तनीषा, इतनी भी क्या नाराजगी? 5 मिनट ही तो लेट आया हूँ, अब गुस्सा थूक भी दो। क्या कहा तुमने? तुम तनीषा के बॉयफ्रेंड हो? हाँ बॉयफ्रेंड हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम तनीषा? मैं शुभम, भूल गई क्या? अरे ओ ढक्कन, मैं मनीषा नहीं तनीषा हूँ। मनीषा मेरी जुड़वा बहन है, उसे बुखार है इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं आई। क्या तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? और क्या हुआ तनीषा को? डॉक्टर के पास नहीं गई क्या वो? प्लीज तुम मुझे उससे मिलवा दोगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ मिलवा दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक चॉकलेट दिलवानी होगी और मुझे घर भी ड्रॉप करना होगा। ठीक है। इस तरह वो उसे चॉकलेट दिला देता है और घर के बाहर बाइक पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर मनीषा बोलती है, बड़े चंट हो, घर का एड्रेस भी पता है। अच्छा यही रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। मनीषा अपनी बहन तनीषा को बुला कर लाती है और तनीषा चादर ओढ़कर बाहर कांपती हुई आती है, जिसके बाद बाहर आकर वो बोलती है, शुभम तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हारी बहन से मिला, मुझे धोखा हो गया, मैं तुम्हें समझ बैठा था उसको। हाँ वो मेरे जैसी है, मेरी जुड़वा है ना, इसीलिए लोग ज्यादातर हमें धोखा खा जाते हैं। जल्दी से ठीक हो जाओ जान, कल तुमसे मिलूंगा मैं। इतना बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। वक्त बीतता है। मनीषा शुभम को अक्सर तनीषा बनकर परेशान किया करती थी। कुछ दिन में शुभम और तनीषा अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद में तनीषा और शुभम की शादी हो जाती है। सुहागरात को मनीषा को एक शरारत सूझती है और वो अपनी बहन के कमरे में उसी की तरह दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठ जाती है और घूंघट कर लेती है। कुछ ही देर में शुभम वहाँ आता है और मनीषा मन ही मन में सोचती है, आज तो मजा आएगा शुभम जीजू को उल्लू बनाकर। अरे तुम घूंघट करके क्यों बैठी हो? ऐसे कर रही हो जैसे कभी देखा ही ना हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ी घबराहट सी हो रही है। चलो अब मेरे करीब भी आ जाओ। अरे रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? तभी खिड़की की तरफ तनीषा को देखकर वो समझ जाता है कि ये मनीषा है और शुभम बोलता है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता तनीषा बेबी, आज सिर्फ तुम, मैं और ये हसीन रात होगी। ये बोलकर शुभम जैसे ही उसके क्लोज जाता है, मनीषा खुद ही घूंघट उठाकर घबराती हुई बोलती है, अरे शुभम जीजू ये मैं हूँ, आपकी तनीषा खिड़की के बाहर खड़ी है। मुझसे बचकर नहीं भाग सकती तुम तनीषा, मुझे उल्लू बनाना चाहती हो ना? नहीं नहीं जीजू, मैं सच कह रही हूँ, मैं और तनीषा मिलकर आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। जानता हूँ, तुम्हें क्या लगा प्रैंक करना सिर्फ तुम दोनों बहनों को आता है? मैं भी मजाक कर रहा था। मनीषा घबराकर अपनी बहन को अंदर भेज देती है, जिसके बाद में तनीषा और शुभम अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। श्रेया एक बहुत ही समझदार और घरेलू लड़की थी। उसकी शादी रमित से हो जाती है। शादी के कुछ सालों बाद ही रमित की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वहीं उसके घर की सारी जिम्मेदारी श्रेया के सर आ जाती है। श्रेया अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जॉब करना शुरू कर देती है। श्रेया के परिवार में उसका एक देवर उत्कर्ष और ननद कृतिका होती है। श्रेया उन दोनों का पूरा ख्याल रखती है और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देती। ऐसे ही एक दिन
कृतिका, उत्कर्ष, जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आई भाभी, वैसे क्या बनाया है आज? तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे विद पुदीना चटनी। और उत्कर्ष कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? एक अर्जेंट कॉल था भाभी, इसलिए लेट हो गया। अरे वाह, आलू के पराठे। चलो तुम दोनों जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। भाभी आप वर्ल्ड के बेस्ट भाभी हो। बस मेरी नौकरी लग जाए, फिर तो मैं भाभी को जॉब पे नहीं जाने दूंगा। मुझसे अब इनका स्ट्रगल देखा नहीं जाता। इस तरह श्रेया उत्कर्ष और कृतिका की बात सुन मुस्कुराती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। कृतिका और उत्कर्ष भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर एक शाम जब उनका परिवार एक साथ बैठकर डिनर करता है, तभी उत्कर्ष बोलता है, भाभी एक शॉकिंग न्यूज है। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाई अब क्या मसूड़ी मचा दी तूने? पागल, मेरी जॉब लग गई है, वो भी एक MNC कंपनी में। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज तुम्हारे भैया होते तो वो भी बहुत खुश होते। भाभी आप हमारे लिए सब कुछ हो, आप ही हमारे माँ बाप हो और आप ही हमारे भाभी भैया हो। हाँ भाभी, आप ही हो सब कुछ अब हमारे लिए। अपने भाई रमित की तस्वीर देख उत्कर्ष प्रण लेता है कि अब वो घर की जिम्मेदारियां अपने सर लेगा। उत्कर्ष की बहन कृतिका और उसकी भाभी श्रेया भी तस्वीर देख इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन श्रेया ऑफिस से रिजाइन ले लेती है और घर पर रहने लगती है। उसका देवर अपनी भाभी को सारी सैलरी हाथों में देता है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तभी एक दिन कृतिका अपने भाई उत्कर्ष को वीडियो कॉल पे किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। कौन है ये? तेरी गर्लफ्रेंड है ना? है ना? रुक, तेरी आशिकी के पंख तो अभी कुतरती हुई। मेरे बाबू ने खाना खाया। चुप हो जा भगवान के लिए, और थोड़ा धीरे बोल ले, भाभी सुन लेगी तो क्या सोचेगी। अब ये कृतिका चुप नहीं होने वाली। तू तो गया, आशिकी चलाएगा, है ना? भाभी, ओ भाभी, जल्दी आओ, देखो भाई के कारनामे। कृतिका की आवाज सुनकर कृतिका की भाभी श्रेया भी वहाँ पहुँच जाती है। कृतिका अपनी भाभी श्रेया को सारी बात बता देती है। अपनी भाभी के सामने राज खुलते देख उत्कर्ष शर्म से लाल हो जाता है। उसके तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। उसकी भाभी श्रेया सब समझ जाती है और उत्कर्ष से उस लड़की के बारे में पूछती है। अच्छा जी, अब इतना शर्माओ मत, चलो चलो जल्दी बताओ कौन है वो? अरे भाभी वो तो मेरी बस जस्ट फ्रेंड है। भाभी ये पक्का झूठ बोल रहा है, भाई की गर्लफ्रेंड ही है ये, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते कृतिका। उत्कर्ष बताओ जल्दी, क्या बात है पूरी? हाँ हाँ बता दो, कौन थी वो वीडियो कॉल वाली चुड़ैल, बताओ ना। बस श्रेया, तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे नहीं बोलते। अपनी भाभी श्रेया के पूछने पर उत्कर्ष सब बता देता है कि कंगना उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे पिछले 4 सालों से डेट कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अपने देवर उत्कर्ष की बात सुनने पर उसकी भाभी कुछ दिनों बाद उसकी शादी कंगना से करवा देती है। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता है, पर एक दिन। कंगना, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे भाभी, कंगना भाभी तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी। हाँ, क्या कहा? अभी तक सो रही है? ठीक तो है ना वो? भाभी जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो ना, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। और हाँ, ये पकड़ो मेरी इस मंथ की सैलरी। भाभी मुझे शाम को अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, 2000 रुपए दे दो। तभी कंगना वहाँ आ जाती है और अपने पति उत्कर्ष की सैलरी को अपनी जेठानी श्रेया के हाथ में दे मुंह बना लेती है। कंगना का मन अपनी ननद कृतिका और जेठानी श्रेया के लिए बहुत खट्टा हो जाता है। वो उन्हें घर से निकालने के लिए और अपने पति उत्कर्ष की नजरों में गिराने के लिए वो अपनी एक महंगी डायमंड रिंग चोरी चुपके अपनी ननद कृतिका के बैग में रख देती है और घर में बवाल करती है कि उसकी रिंग खो गई है। तभी शाम को आए आए, मैं तो बर्बाद हो गई। आए, मेरी डायमंड की रिंग मिल नहीं रही। क्या हुआ कंगना, क्या बात है? तुम्हारा सामान तो कोई भी नहीं छेड़ता, ध्यान से ढूंढो, मिल जाएगी। भाभी मैंने बताया था ना, पार्टी में जाना है, लेट हो रहा है। अरे मेरा पर्स रखा है टेबल पर, दे दो ना। ये बेबी डॉल की तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। ड्रामे? और मैं
और मुझे पक्का पता है मेरी डायमंड रिंग है ना तूने ही चुराई है। क्या बकवास है, कुछ भी। भाभी मुझे इनडायरेक्टली चोर बोल रही है। मुझे पक्का यकीन है रिंग तेरे पर्स में है, तू बस अपना पर्स चेक करा दे। कंगना कृतिका का पर्स चेक करती है जिसमें डायमंड रिंग मिल जाती है। अपने पर्स में डायमंड रिंग देख कृतिका शॉक होकर घबरा जाती है। ये नहीं हो सकता, मुझे फंसाया जा रहा है। अब पता चला पार्टी में जाने के लिए हड़बड़ाहट क्यों हो रही थी। बस करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। घर में हो रहे झगड़ों से घर की बड़ी बहू श्रेया बहुत परेशान हो जाती है। बस अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं संभलती। ये लो कंगना चाबियां, और आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। घर की सभी चाबियां पाकर कंगना बहुत खुश होती है। दिन बीतते जाते हैं। कंगना अपनी जेठानी श्रेया के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगती है। वो हर दिन अपनी जेठानी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन वो अपनी जेठानी पर पैसे चोरी होने का झूठा आरोप लगा देती है। अपने ऊपर चोरी का आरोप लगने पर श्रेया और कंगना की बहुत बहस होती है और श्रेया घर छोड़ के जाने लगती है। तभी उत्कर्ष अपनी भाभी को रोक लेता है। कंगना, ये भाभी कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दो, ये वैसे भी इस घर में रहने लायक नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया? आज तो मुझे सब कुछ क्लियर कर ही दो। तुम्हारी भाभी ना एक नंबर की चोर, लालची और झूठी है। और हद तो इन्होंने तब कर दी जब अपने ही घर में चोरी करा दी। अपनी भाभी के खिलाफ ऐसी बात सुनकर उत्कर्ष को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी कंगना को एक तमाचा लगा देता है। क्या बकवास करती हो? इनकी वजह से आज मैं इस लायक हुआ हूँ कि कुछ बन सकूं, और मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। तभी उत्कर्ष अपने पड़ोसी उमंग को बुला लेता है जिसने कॉल करके उत्कर्ष को ऑफिस से फौरन घर आने के लिए कहा था। कंगना की सारी करतूत उमंग की इंस्टाग्राम रील वीडियो में कैद हो जाती है, जहां कंगना खुद अपनी जेठानी के पर्स में पैसे डालते हुए दिखाई दे रही थी। अपनी वीडियो देख के कंगना के होश उड़ जाते हैं और उसे अपने किए का पछतावा होने लगता है। कुछ ही देर में उत्कर्ष अपनी बहन कृतिका और भाभी श्रेया को बुला लेता है और बोलता है, या तो भाभी और कृतिका से माफी मांगो या फिर वो रहा घर का दरवाजा। आगे तुम अपने आप ही समझदार हो। उत्कर्ष, ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का। कंगना तुम्हारी पत्नी है, थोड़ा तमीज से बात करो उससे। देखो, भाभी अभी भी तुम्हारी ही साइड ले रही है और तुमने इन पर इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। छी। कंगना को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपनी ननद कृतिका और जेठानी श्रेया से माफी मांगती है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं। इस तरह उनका परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। काशिका को अपने लंबे, घने और चमकदार बालों पर बहुत नाज था। वो जहाँ भी जाती सब उसके लंबे बालों को देखकर उसकी बहुत तारीफ किया करते। एक दिन वो और उसकी फ्रेंड कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी हिना उससे बोलती है, यार काशिका, तेरे इतने लंबे और घने बालों का राज क्या है? मुझे भी बताना यार। अरे हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है बालों को यूँ संवार के रखना। मैं तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और कुछ भी नहीं। यार फिर भी कुछ तो बता जिससे मेरे बाल भी बिल्कुल तेरे बालों जैसे शाइन करने लगे। एक काम कर यार, तू ना गंजी हो जा। इतने बड़े सर पर चिंदी से बाल लेके घूम रही है। काशिका को अपने ऊपर हंसता देखकर हिना को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उसे चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। काशिका अपने घर आती है तो वहाँ उसके माँ विनीता उसकी सहेली जानकी से बातें कर रही होती है। तभी उसकी नजर काशिका के लंबे और घने बालों पर जाती है, जिसे देखकर वो विनीता से बोलती है, हाय दैया विनीता, तेरी कशिका के बाल तो दिन पर दिन डायन की तरह लंबे होते जा रहे हैं। थू थू थू। हाय, तू तो मेरी बेटी के बालों को नजर ही लगा देगी। चल अब अपने घर को निकल, कितनी देर हो गई है तुझे गप्पे लड़ाते हुए। जानकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काशिका तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने वाली होती है। तभी उसकी माँ आकर बोलती है, अरे सुन, सर पर पल्लू कर कर जा,
आस पड़ोस की लुगाइयों की नजर तो तेरे बालों पर ही रहती है। अपनी माँ के कहने पर काशिका सर पर पल्लू रखकर कॉलेज जाती है। उसे ऐसे देखते ही हीना बोलती है, अरे बहन जी, कहीं आप मंदिर जाने की जगह कॉलेज तो नहीं आ गई? वो मंदिर आगे से 2 गली छोड़कर आता है। अब तू भी खिल्ली उड़ा ले मेरी। काशिका बोल ही रही होती है कि तभी हीना अपने बैग से एक शैम्पू की बोतल निकालकर काशिका को देते हुए बोलती है, काशिका ये ले, इस शैम्पू को यूज करने से तेरे बाल बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे। या तेरे बाल लंबे घने तो हैं, पर साथ ही बहुत रफ भी हैं। ये शैम्पू मुझे मेरी लंदन वाली मौसी ने दिया है, तो मैंने सोचा तुझे भी दे दूं। अरे वही मौसी ना, जिनके बाल बहुत स्मूथ और शाइनी है। फिर तो मैं इसे जरूर यूज करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल यूज करना, तभी तो जो मैं चाहती हूँ वो होगा। इसे लगाने के कुछ दिन तक तो तेरे बाल बहुत सिल्की होंगे, लेकिन इसमें मिले केमिकल से तेरे ये सर का हरा भरा खेत बंजर ना हो जाए तो कहना। शाम को घर आने के बाद काशिका हीना के दिए हुए शैम्पू से अपने बालों को धोती है, जिसके बाद वो अपने बालों को कंघी करते हुए बोलती है, वाह यार, हिना के दिए हुए शैम्पू ने तो मेरे बालों की काया ही पलट दी। एकदम गजब के लग रहे हैं। अभी माँ को बताती हूँ। वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे अपने बालों के बारे में बताती है, जिस पर उसकी माँ विनीता बोलती है, अरे पागल, कितनी बार कहा है तुझे, कुछ भी ऐसा वैसा मत लगाया कर बालों में। ऐसे ही काशिका अपने बालों को रोज उसी शैम्पू से धोया करती। कुछ दिन तक तो उसके बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी रहे, पर कुछ दिन बाद काशिका के बाल अचानक टूटने लगे। और ऐसे ही एक दिन जब वो बालों को धोने के बाद उन्हें तौलिए से पोंछ रही थी, तो वो देखती है कि तौलिए के अंदर बहुत सारे बाल टूटकर चिपक गए हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी माँ को बुलाते हुए कहती है, माँ इधर आओ ना जल्दी, देखो। अरे आ रही हूँ, बोल, कौन सा पहाड़ टूट गया ऐसा जो ऐसे चिल्ला रही है? अरे माँ, पहाड़ टूटता तो परवाह किसे थी, यहाँ तो मेरे प्यारे बाल टूट रहे हैं। मैं क्या करूँ? कितनी बार कहा है तुझे कि ऐसे तरह तरह के शैम्पू मत यूज किया कर, पर मेरी बात की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। देख ले अब क्या हो गया। काशिका उस शैम्पू की बोतल को उठाकर गुस्से में बाहर फेंक देती है और ऐसे ही धीरे धीरे काशिका के घुटनों तक लहराने वाले बाल झड़ झड़ कर कमर तक रह जाते हैं। अपनी बेटी के बालों को झड़ता देखकर एक दिन विनीता काशिका को बोलती है, सुन, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाइयो, क्योंकि जिस तरह से तेरे बाल झड़ रहे हैं ना, मुझे तो बस यही चाहिए कि गंजी होने से पहले तेरी शादी हो जाए। अगले दिन अर्नब नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ उनके घर आता है और काशिका उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखकर लड़के की माँ संध्या बोलती है, अरे वाह बहन जी, आपकी बेटी के बाल तो बहुत ही ज्यादा चमक रहे हैं और लंबे भी हैं। अरे क्या बताऊं बहन जी, इसके बाल तो घुटनों तक लहराते थे, वो तो मैंने ही छोटे करवा दिए, क्योंकि गर्मी में इतने लंबे और मोटे बाल संभलते नहीं है ना। अर्नब और काशिका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ में दोनों की शादी हो जाती है। ससुराल में काशिका अपने पूरे ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है, लेकिन काशिका अपने बालों के झड़ने से बहुत ही परेशान थी। उसके झड़ते हुए बाल कभी किचन, कभी बाथरूम, तो कभी ड्रेसिंग टेबल पर भी पड़े मिलते। इसी के साथ साथ उसे तो अपने कपड़ों में भी आजकल वही बाल नजर आने लगे, जिससे उसकी सास और पति भी बहुत तंग हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उसकी सास को खाने में बाल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काशिका से बोलती है, आय हाय बहू, एक तो तेरे सिर में 2 ही बाल बचे हैं, ऊपर से एक तूने मेरे खाने में ही डाल दिया। अरे काशिका, तुम अपने झड़ते बालों के लिए कुछ करती क्यों नहीं? मेरे लंबे घने काले बालों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। अर्नब जी, ये तो झड़ते ही जा रहे हैं बस। अरे ऐसा ही रहा तो तुम्हारे सर पर ये जो 2-4 फसल बची है ना, वो भी साफ हो जाएगी। मतलब? अरे दिमाग से पैदल औरत, तू गंजी हो जाएगी, समझी? मैं तुझे कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ, तू उन्हें इस्तेमाल करियो, फिर देखियो तेरे बाल झड़ना कैसे बंद हो जाते हैं। इतना कहकर संध्या उसके बालों में प्याज का रस लगा देती है।
और कुछ देर बाद वो अपने बाल धो लेती है, लेकिन प्याज की स्मेल फिर भी नहीं जाती। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। तभी अर्नब को एक अजीब सी स्मेल आती है और वो उठकर बोलता है, अरे कमरे में कोई चूहा मर गया है क्या? इतनी स्मेल क्यों आ रही है? छी, ये स्मेल तो तुम्हारे बालों से आ रही है। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। ऐसे ही काशिका की सास उसे कभी मुल्तानी मिट्टी से बाल धोने को कहती, तो कभी प्याज का रस लगाने को। ऐसे ही वो काशिका के बालों पर सारे घरेलू नुस्खे आजमा लेती है, लेकिन फिर भी उसके बालों का झड़ना बंद नहीं होता, बल्कि इन सब से तो उसके बाल और टूटने लगते हैं। अपने बालों के झड़ने से परेशान होकर काशिका अपने कमरे में एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर कहती है, तू तैयार हो जा, अर्नब ने हमें उसके ऑफिस के पास आने को कहा है। वो दोनों तैयार होकर अर्नब के ऑफिस पहुंचती हैं। वहां से अर्नब उन्हें एक हेयर एक्सपर्ट के पास लेकर जाता है और वो काशिका की प्रॉब्लम को सुनकर उसके बालों को देखते हुए उसे एक हेयर ऑयल और शैम्पू देते हुए बोलता है, आपको इसका इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है और ध्यान रहे कि किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज आप ना करें, क्योंकि केमिकल से ही हमारे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। जी मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रखूंगी, बस मेरे बाल झड़ने बंद हो जाए। हाँ हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सर की फसल एक बार फिर से लहराने लगेगी। तो क्या मेरी बहू के बाल कभी नहीं झड़ेंगे? जिसके बाद वो तीनों घर आते हैं और काशिका वैसे ही उस ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल करती है जैसे उसे बताया गया था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे काशिका के बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और उसके बाल पहले जैसे लंबे ना सही, लेकिन उसके बाल ना झड़ने के कारण घने जरूर हो जाते हैं। अंकिता एक बहुत ही चुलबुली और समझदार लड़की थी। वो सभी लोगों का बहुत ख्याल रखा करती थी। एक दिन उसकी शादी समीर से हो जाती है, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति समीर का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। अंकिता समीर की याद में डिप्रेशन में चली जाती है और एक दिन सुबह वो मंदिर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त सुशांत से होती है। हेलो अंकिता, कैसे हो? अरे सुशांत, तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो माता रानी के दर्शन के लिए आया हूँ। तुम तो ट्रेनिंग पर गए थे ना? मेरी ट्रेनिंग कब की पूरी हो गई, अब इसी शहर में पोस्टिंग है। बहुत बढ़िया, नाइस टू सी यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके। इतने साल बाद अपने दोस्त को देख के उदास अंकिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास ललिता उसे ऐसे किसी अजनबी से हंस हंस के बात करते देख गुस्से से तिलमिला जाती है और उसे वहीं सबके सामने सुनाने लगती है। हाय हाय राम, कैसा वक्त आ गया है। अरे बहू, घर की लाज शर्म सब बेच खाई है क्या? सासू माँ, आप यहाँ? ये वो मेरा दोस्त है सुशांत। अच्छा, बहुत याराना लगता है। अरे अभी मेरे बेटे को गुजरे वक्त नहीं हुआ और तू अपने गुल दिखाने लग गई। नहीं सासू माँ, आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। अरे ये क्या हो रहा है? और माता जी, आप अंकिता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू तो चुप ही बैठ, मेरी बहू है, मुझे सब पता है। दोबारा मेरी बहू के इर्द गिर्द नजर मत आना, समझे? चल बहू, बहुत हुई तेरी पूजा। ललिता अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाती है और उसे खरी खरी सुनाती है। अपनी सास के ताने सुन सुनकर बेचारी अंकिता रोने लगती है और अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे वो अपनी मर्जी का खाती पीती थी, अपनी मर्जी के रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कैसे बेबाक बोला करती थी। तभी ख्यालों ही ख्यालों में अंकिता अपने दोस्त सुशांत, जिसे वो मन ही मन प्यार करती थी, उसके बारे में सोचने लगती है। काश कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया होता कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो शायद आज मेरी जिंदगी किसी और ही मोड़ पे होती। तभी अचानक उसकी सास बोलती है,
अरे ओ नागिन, वहाँ चुपचाप खड़ी ही रहेगी कि घर के काम भी निपटाएगी? ये मगरमच्छ के आंसू बाद में बहा लियो। अपनी सास ललिता के ताने सुनकर अंकिता उदास हो जाती है और फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसका दोस्त सुशांत अंकिता की हालत देख के बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि कैसे अंकिता के हालात को सुधारा जाए। इसी सिलसिले में एक दिन वो अपनी और ललिता की कॉमन फ्रेंड दीपाली से बात करता है। हाय दीपाली। हेलो सुशांत, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वो मंदिर में क्या बवाल हो गया तुम्हारे और अंकिता के बीच? अच्छा, तो तुम्हें भी पता चल गया? यार, जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया अंकिता की सास ने। हाँ, वैसे बहुत बुरा हुआ अंकिता के साथ। जब से विधवा हुई है उसकी सास ने तो उसका जीना हराम कर दिया है। हाँ यार, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं अंकिता के लिए कुछ कर सकता। काश अंकिता, उस दिन तुमने मुझे हाँ कर दी होती तो आज कुछ और ही होता। अरे तुम क्या करोगे? वो विधवा है, उसकी जिंदगी से तो मानो खुशियों के रंग ही चले गए। ना जाने क्या होगा उसका। दीपाली, मैं अंकिता की जिंदगी में खुशहाली ला कर ही रहूंगा। सुशांत मन में सोच लेता है कि अब वो अंकिता को और दुखी नहीं रहने देगा। वो उससे शादी करेगा और उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग वापस भर देगा। इसी ख्याल से वो एक दिन मंदिर जाता है, जहाँ पर दोबारा अचानक उसकी मुलाकात अंकिता से हो जाती है। अंकिता उसे देख के मुंह फेर लेती है। अंकिता, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मना मत करना। सुशांत, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। किसी ने देख लिया ना तो खामखा कलेश हो जाएगा। अंकिता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस, अब एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता, मैं एक विधवा हूँ, विधवा। तभी अचानक फिर से अंकिता की सास वहाँ पहुँच जाती है। अपनी बहू अंकिता के साथ सुशांत को फिर से देख उसका पारा हाई हो जाता है। कैसे विधवा औरत को छेड़ रहा है? अरे आओ आओ, मारो इसे, मारो। मेरी बात तो सुनो। सुशांत को पिटता देख अंकिता बोल पड़ती है। नहीं नहीं, रुक जाओ, मत मारो सुशांत को, उसने कुछ नहीं किया। बस करो, रुक जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अरे मार क्यों रहे हो आप सब? मेरी बात तो सुनो। है बड़ा पुराना याराना है। अरे कुलच्छनी, तुझे लाज नहीं आती? बस कीजिए आप, कितना सुनाएंगी? आखिर किसी बात की एक लिमिट होती है। आप तो बोले ही जा रही है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। तभी भीड़ में खड़े लोग बातें करने लगते हैं। अरे ये विधवा तो परसों बाजार में रंगीन दुपट्टे देख रही थी, इसको तो बिल्कुल भी लाज नहीं है। अरे सुनो सुनो, ये विधवा बड़ी चटोरी है। मैंने तो इसे गोलगप्पे खाते देखा था, जरा सी लाज नहीं है इसमें। अरे देखो तो इस विधवा को, कैसे हंस हंस के बात कर रही है, जरा सी लाज भी नहीं बची। छी। अंकिता अपनी सास ललिता भीड़ में जमा लोगों के ताने और अपनी इस बेरंग जिंदगी से तंग आकर अपने अंदर दबा हुआ सारा दर्द अपने सवालों से बयां करने लगती है। वो सबसे कहती है कि हाँ, आती है लाज, पर आज इस लाज के बंधन को तोड़कर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक विधवा को खुश रहने का हक नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में रंग नहीं हो सकते? क्या वो अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती? क्या वो दोबारा शादी नहीं कर सकती? आखिर ये सारे बंधन एक विधवा के लिए ही क्यों बनाए? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? बस कर अंकिता बेटा, मुझे माफ कर दे। समाज क्या कहेगा, इस डर से मैंने तुझे बहुत दुख दिए, तेरी खुशियों को दबा कर रखा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ।
अंकिता के साथ साथ अंकिता की सास ललिता सुशांत से भी माफी मांगती है। अंकिता के इस तरह के सवालों को सुनकर मंदिर में जमा लोगों के बीच एक सन्नाटा सा हो जाता है। सबकी अंतरात्मा झंझोर जाती है। उसकी सास ललिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो बिना किसी देरी अपनी विधवा बहू अंकिता की शादी सुशांत से मंदिर में ही करवा देती है और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। पम्मी का बेटा सूरज बहुत ही नेक दिल लड़का था। सूरज पेशे से एक टीचर था। पम्मी अपने बेटे सूरज को बेहद प्यार करती थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसके बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे हमेशा खुश रखे और उसका ध्यान रखे। एक दिन पम्मी और सूरज अपने पड़ोसी अमित जोशी के यहाँ पार्टी में जाते हैं, जहाँ उनकी नजर रोशनी पर पड़ती है। रोशनी बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की लड़की होती है। सूरज और पम्मी को रोशनी पसंद आ जाती है और वो जोशी जी से रोशनी के लिए बात करती हैं। सत श्री अकाल जोशी भाई साहब, एक कुड़ी कौन है? बहुत प्यारी है, मैनू अपने सूरज वास्ते बहुत पसंद है। यह मेरी भांजी रोशनी है। बहुत ही गुणवान और समझदार लड़की है, लेकिन ओहो परवर की भाई साहब। जी वो बात ये है कि ये रोशनी आंखों से देख नहीं सकती। इतनी सुंदर आंखें ता देख नहीं सकती, ये सब कैसे हुआ? अरे पम्मी जी, दरअसल ये उन दिनों की बात है जब रोशनी कॉलेज जाया करती थी। एक दिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। हाय हाय रब्बा, कितना बुरा होया। कुड़ी इतनी सोनी ता देख ही नहीं सकती। पास खड़ा सूरज सारी बातें सुन लेता है और पम्मी और सूरज दोनों को रोशनी के लिए बेहद दुख होता है। कुछ देर बाद सूरज और उसकी माँ पम्मी अपने घर चले जाते हैं, जहाँ सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ कितने अफसोस की बात है ना, उसका नाम रोशनी है लेकिन देख ही नहीं सकती। हाँ हाँ पुत्र जी, पर हुन की कर सकते हैं? कुड़ी तो बहुत चंगी है, मिन्नू तो पसंद भी सी। मैं तो उन्नू अपनी बहू भी बना ला, पर मैं कोई पागल नहीं है जेड़ा किसे नु भी तेरे मत्थे मड़दा। अरे रिलैक्स मॉम। ऐसा कह के सूरज वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और मन ही मन पूरी रात रोशनी के बारे में ही सोचता रहता है और सुबह जॉगिंग के लिए निकल जाता है और पार्क में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात रोशनी और जोशी अंकल से होती है। गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग रोशनी। अरे गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग पंजाब एक्सप्रेस। गुड मॉर्निंग जी। तभी जोशी जी वहाँ से पास ही अपने दोस्त शर्मा जी के पास किसी जरूरी काम से चले जाते हैं और सूरज को रोशनी को घर तक ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। रास्ते में यूं ही चलते चलते सूरज और रोशनी के बीच बातचीत होने लगती है। रोशनी तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है वैसे? मुझे किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, गिटार बजाना बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग। तो कौन कौन सी किताबें पसंद है तुम्हें? वो सब बातें बाद में। मुझे लगता है अब हम घर पहुंच गए हैं। पर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा घर आ गया? एहसास से, और सब कुछ नपा तुला है। कितने कदम पर क्या है मैंने सब गिन रखा है। कितनी गजब हो यार तुम। तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाजा, सब कुछ एकदम परफेक्ट। परफेक्ट? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप एक ब्लाइंड गर्ल के साथ। रोशनी को उसके घर ड्रॉप करके सूरज अपने घर वापस चला जाता है और कुछ दिनों तक रोशनी और सूरज की मॉर्निंग वॉक के दौरान ऐसे ही मुलाकात होती रहती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और सूरज और रोशनी एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। एक शाम सूरज अपने घर पे अपनी माँ पम्मी से रोशनी को लेकर बात करता है। माँ, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ जी पुत्र जी, की होया दसो। माँ वो रोशनी बहुत पसंद है माँ मुझे। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। की कहा तू? एक चपेड़ पई ना ता अकल ठिकाने आजू तेरी। तू उस
अंधी नाल ब्याह करेगा? तेरा दिमाग ता नहीं खराब हो गया? माँ बस, अब और कुछ नहीं। मैंने एक बार कह दिया ना, तो बस कह दिया। आए हाय, आया मोया बड़ा बाहुबली बनदा फिरदा है। मेरे हुंदे तू उस कुड़ी नाल ब्याह करेगा? मैं भी देख दिया किद्दां करदा है। सूरज अपनी माँ को बहुत समझाता है, पर उसकी माँ पम्मी नहीं मानती। सूरज रोशनी से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। रोशनी को अपने बेटे के साथ शादी के जोड़े में देखकर उसकी माँ पम्मी बुरा सा मुंह बना लेती है और बवाल मचा देती है। हाय मैं मर गई, मेरे रब्बा, मेरी तक किस्मत ही खराब है। मेरे मुंडे ने इस अन्नी नाल ब्याह कर लिया। हाय दुनिया दिया बाकी कुड़ियां केड़ियां मर गईयां सी जो इसनु चुक के ले आया। माँ अब तुम कुछ भी कहती रहो, लेकिन रोशनी ही आपकी बहू है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। रोशनी की सास पम्मी उसे नापसंद करने के चलते रोज किसी ना किसी बात पर उसे ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। और तभी एक दिन रोशनी, टेबल पर जेड़ी तेल दी बोतल है वो थल्ले लाया, मैं ऊपर भूल गई सी। अभी लाती हूँ माँ जी। आय हाय सियापा, आकी ले आई। तेल नहीं शैम्पू है, शैम्पू। सॉरी माँ जी, मैं दोबारा लेकर के आती हूँ। चल छोड़, जा जरा एक कप कॉफी लाया। मेरे गले च बड़ा दर्द हो रहा है। तभी रोशनी किचन में जाती है और कॉफी बना के ले आती है। कॉफी पीते ही उसकी सास पम्मी बुरा सा मुंह बना लेती है और वो कप जमीन पे फेंक देती है और रोशनी पर चिल्लाने लगती है। हाय हाय नी मर जानी है, आकी चौक ले आई। हाय हाय मेरी मत मारी गई सी जो मैं इसनु कॉफी बना ली कहता। अन्नी किसे था दी, चीनी दी जगह नमक भर के ले आई। अपनी सास पम्मी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी वहाँ सूरज आ जाता है और अपनी माँ की सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, अरे ऐसा मत बोलो माँ, रोशनी एक बहुत ही समझदार लड़की है। हालांकि यहाँ एडजस्ट करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानो उसकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ हाँ देख लेंगे, कोई नहीं। इस तरह वक्त बीतता जाता है और रोशनी सारे घर को संभालने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने लगती है और अपने गुणों से अपनी सास पम्मी का भी दिल जीत लेती है। वो घर के कामों के साथ साथ म्यूजिक की क्लासेस देना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली इनकम और समाज में उनके परिवार का मान सम्मान बढ़ता है और पम्मी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अपनी बहू रोशनी से कहती है, रोशनी पुत्र तू तो बहुत चंगी है, मैं तेनू समझ ही नहीं पाई, मैनू माफ कर दे पुत्र। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप तो बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। देखा माँ कितनी समझदार और मेहनती है मेरी रोशनी। अब पम्मी को समझ आ जाता है कि बेशक उसकी बहू आँख से नहीं देख सकती, पर उसका नजरिया आँख वालों से कहीं बेहतर है और वो सब खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देख। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।